नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। तो क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सैंपल पेपर 2019 का हमारा ये सैंपल पेपर है, 2019 का। तो इसमें क्या क्या जो हमारे चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो हम उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और किस तरह से हमें अपने सैंपल पेपर को अटेंड करना है, किस तरह से हमें समय को बचाते हुए और समय को अपने सैंपल पेपर के साथ मैनेज करते हुए किस तरह से आगे हमने चलना है, वो सब चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आज भी हम अपने इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों से फिर से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को आपने किसी भी पाठ में, किसी भी कविता में, किसी भी टॉपिक में हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ हो या हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उससे कोई जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें आपको भावार्थ लिखने के लिए और आपकी कविताओं का जो सारांश है वो लिखने के लिए या कविताओं से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपके जरूर इसमें आते हैं। तो सभी कविताएं आपकी क्लियर होनी चाहिए, सभी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको क्लियर होने चाहिए। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो किसी भी पाठ से, किसी भी चैप्टर से, तो आप मुझे चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अपने पिछले सेशन में हमने यहाँ प्रश्न 2 जो हमारा था, इसमें हमें यहाँ पर दिया गया है कि आप किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों का निबंध लिखें। तो हमने चारों जो अपने यहाँ पर निबंध थे, निबंध के दिए हुए विषय थे, इन चारों विषयों पर हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, चारों विषयों को समझ लिया है कि किस तरह से हमने इन पर निबंध लिखना है और क्या क्या जरूरी चीजें हमने लिखनी है। केवल हमने 10 से 12 पेज भर के अपना यहाँ पर निबंध के लिए टाइम का जो है समय को बर्बाद नहीं करना है, जरूरी चीजें आपने यहाँ पर केवल लिखनी है। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। जो नंबर 3 हमारा है प्रश्न, और आप देख सकते हैं इसके अंक भी इसके सम्मुख, इसके सामने लिख दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 5 प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है 1। तो अगर आप ध्यान पूर्वक प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आपका एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 से, निम्नलिखित में जन संचार का श्रव्य एवं दृश्य माध्यम क्या है। तो जन संचार का यहाँ पर स्कूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। दोनों स्कूल्स जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। यस, क्लास 12th के अगर आप बच्चे हैं तो हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए, तो निम्नलिखित में से जन संचार का श्रव्य एवं दृश्य माध्यम क्या है। अगर किसी बच्चे को आपके उत्तर आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं टीवी, रेडियो और समाचार पत्र। श्रव्य एवं दृश्य माध्यम क्या होता है? श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। और किसे हम बहुत अच्छा श्रव्य और दृश्य माध्यम इस टाइम पे मानते हैं? फटाफट माइक ले लीजिए अगर किसी को आता है। बिल्कुल भी घबराने की, शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी क्लास 12th के बच्चे हैं तो इतना ज्यादा आप लोगों के अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। काफी आगे आप आ गए हैं, आपको आगे जाकर कॉलेज ज्वाइन करना है और बहुत बड़े लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। फटाफट माइक लेकर आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। यस, वेरी गुड। कोई भी स्कूल जो भी मुझे सुन पा रहे हैं,
चाहे वो स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं या नहीं दिखाई दिए, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रश्न का उत्तर आप चैट के माध्यम से भी दे सकते हैं। यस बच्चे फटाफट थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमें और भी जो हमारा पेपर है उसे सॉल्व करना होता है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित में से जनसंचार का श्रव्य एवं दृश्य माध्यम क्या है? 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, टीवी, रेडियो और समाचार पत्र। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समाचार पत्र क्या होता है, हम उसको किस तरह से लोगों में संचार यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से हम करते हैं, रेडियो में किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, टीवी में किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह चैट के माध्यम से भी आप सभी अपना उत्तर भेज सकते हैं, चैट के माध्यम से भी आप सभी अपना उत्तर भेज सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से जनसंचार का श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, श्रव्य यानी कि जिसको हम कानों से भी सुन सकते हैं, दृश्य यानी कि देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, तो समाचार पत्र आपको नंबर 3 ऑप्शन पर दिया गया है। समाचार पत्र केवल आप उसमें देखकर सूचनाएं पढ़ सकते हैं। आप समाचार पत्र को देखेंगे तब जाकर आप सूचनाओं को पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर रेडियो दिया गया है, तो रेडियो पर आपको केवल श्रव्य माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आपको देखने को वहां पर कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलता है, केवल श्रव्य माध्यम से आप उसमें सूचनाएं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 1 आपका ऑप्शन दिया गया है टीवी यानी कि टेलीविजन। तो टेलीविजन एक ऐसा दृश्य और श्रव्य माध्यम है जनसंचार का, जो कि आपको हर तरह से सूचनाओं को दिखाकर और टीवी में आप सुन भी सकते हैं चीजों को और देख भी सकते हैं। तो टेलीविजन जो है जनसंचार का सबसे अच्छा माध्यम है, श्रव्य और दृश्य, जहां पर आपको सूचनाएं देखने और सुनने को मिल जाती है। निम्नलिखित में से दैनिक समाचार पत्र है, यहाँ पर आपका दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, वो है निम्नलिखित में से दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? जो हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें दिया गया है कि दैनिक समाचार पत्र क्या है। तो दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? कादम्बरी, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे। कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो दैनिक है? दैनिक यानी कि रोज आने वाला समाचार पत्र। बहुत ही इजी है, फटाफट चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र जिसको आप रोज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टुडे जो है वो आपकी साप्ताहिक यहाँ पर पत्रिका, या माइक को ले लीजिए आप। इस तरह से क्या होता है कि आप केवल समय बर्बाद करते हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको उत्तर आता है तो आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी डरने की, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप माइक लेकर फ्रंट में सामने आकर आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक दैनिक समाचार पत्र जो आपका है, जो आपका रोज आता है, वो है दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण एक ऐसा समाचार पत्र है जो आप रोज पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया है वो है लाइव का क्या अर्थ होता है? लाइव का क्या अर्थ होता है? लाइव किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बाद में आपको दिखाया जाता है या प्ले किया जाता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव का क्या अर्थ होता है? अगर आप टीवी पे देखते हैं लाइव न्यूज, आप बोलते हैं ये लाइव न्यूज चल रहा है यहाँ पे, या मैच जो है, क्रिकेट जो है आप लाइव देखते हैं, या आप अभी जो आपकी क्लास चल रही है ये आपकी लाइव क्लास है, यानी कि आपके सामने यहाँ पर आपके सामने क्लास चल रही है और आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो लाइव का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है
किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करना। तो किसी भी खबर को संपूर्णता से हम रिकॉर्डिंग में भी पेश कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी खबर को रिकॉर्ड करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से हम उसको रिकॉर्डिंग में भी पेश कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करना, तो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करना यानी कि आपने खबर को, बात को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद आप उसको शो कर रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं। और दूसरा, किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण ही क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। यानी कि आप किसी भी खबर को घटना स्थल से, यानी कि लाइव न्यूज जब आप देखते हैं कि अच्छा हाँ ये न्यूज लाइव है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है या फिर ये कोई पहले रिकॉर्ड किया गया इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है उसी घटना स्थल से जहां पर ये हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पर 3 प्रश्न इसके सॉल्व कर लिए हैं। नंबर 4 आपका है, संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय किसे कहते हैं? देखिए, संपादकीय किसे कहते हैं ये आपको हमने यहाँ पर पहले भी बताया है कि संपादकीय किसे कहते हैं। और अगर आप लोगों को आता है, क्योंकि बच्चे ये आपकी, हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप घर में भी पढ़ रहे हैं और घर में भी इन चीजों को समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं अगर आप जानते हैं संपादकीय किसे कहते हैं या संपादकीय से आप क्या समझते हैं। देखिए, संपादकीय जो होता है इसमें क्या होता है, जो संपादक होता है यानी कि जो लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख यानी कि संपादकीयता को लिखता है और इस पृष्ठ के आधार पर जो संपादक का जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो झलकता है। और प्रत्येक, देखिए, एक संपादकीय लेख में जो संपादक होते हैं वो युग बोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है, और साथ ही समाज की जो विभिन्न बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। और जो संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसकी साधना एवं कर्मठता की झलक उसमें आती है। आप देख सकते हैं आपका जो न्यूज़पेपर होता है, जो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक पढ़ा कि दैनिक जागरण, ये आपका डेली न्यूज़पेपर है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है। हैंड रेज करेंगे जो जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल से घर जाकर पढ़ें चाहे सुबह पढ़ें। कौन कौन बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है? हैंड रेज करेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लास 12th के बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे सुबह पढ़े चाहे घर जाकर पढ़े स्कूल से दिन भर में? क्योंकि देखिए, न्यूज़पेपर आपको डेली की जो न्यूज़ होती है उनसे अपडेट करता है, उनको आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके आसपास की देता है और बहुत सारी चीजें आप न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि आप अगर रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप ये आदत डाल लीजिए। आप जरूर सुबह एक बार न्यूज़पेपर पर अपनी जो झलक है डालिए, आप देखिए उसमें कि क्या क्या जरूरी बातें आज छपी हुई है। जरूरी नहीं कि आप उसमें हर खबर पर ध्यान दें, लेकिन आपको जो लगता है, आप देखते हैं जो बीच का पृष्ठ होता है जिसमें संपादकीय, जिसका जो हेडिंग होती है वो होती है संपादकीय, तो उस पेज को आप जरूर पढ़ें, उस पेज को एक बार आप जरूर देखें, उस पेज को आप एक बार जरूर पढ़ें, आपको सारी चीजें संपादकीय के बारे में समझ में आ जाएंगी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इंटरनेट के 2 मुख्य दुष्परिणाम। देखिए, अच्छी बातें आप बहुत सारी लिख सकते हैं, अच्छी बातें भी इंटरनेट की बहुत सारी है, लेकिन दुष्परिणाम भी है। तो क्या 2 मुख्य दुष्परिणाम है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो केवल आपने 2 दुष्परिणाम बताने हैं इंटरनेट के। तो देखिए, सबसे पहला दुष्परिणाम क्या है कि अगर आप
और चीजें अगर अगर अच्छी बातें अगर कही जाए तो उनका ही आप जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। अगर फायदे देखे जाएं तो आप सबसे पहले हम इंटरनेट से ही कनेक्ट हैं, यानी कि अब हम इंटरनेट से बहुत दूर दूर तक लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर पाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, और जो आज जो इंटरनेट है वो रोजाना उपयोग वाला बन गया है, यानी कि हम अपने मोबाइल में, अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये रोजाना जिस तरह हमें हर चीज जरूरी हो गई है, तो इंटरनेट भी एक बहुत ज्यादा रोजाना की जो जीवन शैली है उसमें उपयोग होने वाला एक चीज बन गया है, और इससे हमारी जो जीवन शैली है इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव आ गया है। और ये बदलाव कैसा है? ये बदलाव अच्छा भी है और ये बदलाव बुरा भी है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे टाइम की बचत कर पाते हैं, पैसे की बचत कर पाते हैं, एनर्जी की बचत कर पाते हैं, और बहुत सारे जगहों पर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो इसका बिल्कुल अगर हम एक अपोजिट देखें तो आजकल छोटे बच्चे जो हैं उनमें इंटरनेट की लत लग चुकी है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि असल में इसका उपयोग कैसे करना चाहिए इंटरनेट का। लेकिन क्या होता है कि वो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वहां पर वो गेम्स खेलने लग जाते हैं या फिर कुछ और चीज में व्यस्त हो जाते हैं, तो उससे उनका क्या होता है, पढ़ाई का टाइम बेकार हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है, वो फोन से हमेशा चिपके रहते हैं, या और भी बहुत सारी बातें। तो इंटरनेट के जितने ज्यादा हमें अच्छी बातें यहाँ पर, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, मनोरंजन हो गया, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, या लर्निंग पढ़ने लिखने में आप यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी जो भी चीजें आप इंटरनेट से करते हैं बिल्कुल उसी के अपोजिट आप देखेंगे तो आप उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो गए हैं, जैसे समय की बर्बादी हो गई, या डेटा लॉस हो गया, या अगर पैसे नहीं है, या वायरस अटैक। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हमारे फोन में या कंप्यूटर्स हमारे हैक हो जाते हैं, वायरस का अटैक हो जाता है, या बहुत सारे स्पैम ईमेल्स हमें आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमें आते रहते हैं, और गलत इस्तेमाल। सबसे बड़ी चीज है कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल बच्चे या बड़े या लोग करने लगे हैं आज के समय में। तो इतनी सारी बातों में से केवल आपको 2 मुख्य दुष्परिणाम यहाँ पर लिखने हैं। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला प्रश्न कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। नंबर 4 आपका प्रश्न है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर। तो क्या होती है रिपोर्ट? रिपोर्ट आप किसे कहते हैं? देखिए, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग। अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, समास या अलंकार इस तरह की चीजें दी जाए। अब आप को आपके हिंदी व्याकरण में केवल इसी तरह की चीजें आती हैं कि आप आलेख लिखिए या फिर रिपोर्ट लिखिए। तो रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आप किसी भी घटना या कार्य, योजना आदि के बारे में जब आप छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बाद आप एक विवरण तैयार करते हैं, यानी कि आपने किसी भी घटना। तो अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप वार्षिकोत्सव पर रिपोर्ट लिखिए 150 शब्दों में, 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। केवल कॉपी भरना नहीं है, बहुत सारी हेडिंग्स आप डालकर बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिख सकते हैं। तो हर बार आपका जो पॉइंट है वो अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका विद्यालय का वार्षिकोत्सव दिया गया है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो काम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी योजना बनानी है कि किस तरह से वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। फिर उसके बारे में आपने छानबीन करनी है कि क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, और पूछताछ करनी है अपने टीचर्स से, बच्चों से, और भी इंफॉर्मेशन जुटानी है। और उसके बाद जैसे आप किसी अधिकारी या सभा के सामने कोई भी
चीज प्रस्तुत करते हैं, यानी कि कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं, तो उसी तरह आप ये जब रिपोर्ट आप पूरी तैयार करेंगे वार्षिकोत्सव के बारे में, तो फिर वो रिपोर्ट आप टीचर्स को दिखाएंगे अपने कि सर ये हमारी वार्षिकोत्सव पर एक रिपोर्ट है। तो ये तो इस तरह का पूरा डाटा जो है उस रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। और देखिए क्योंकि मैंने कहा कि ये आपका केवल वार्षिकोत्सव ही नहीं, ये टॉपिक आपका हर बार चेंज हो सकता है। अब आप 2022 की परीक्षा दे रहे हैं, 2022 की आप परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टॉपिक अलग हो सकता है रिपोर्ट का। तो आपको केवल उसको लिखते वक्त कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए उनको आपने समझना है। जैसे अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को। और ये कभी भी एक आत्मकथा शैली में नहीं होना चाहिए कि आप एक कहानी लिख रहे हैं किसी बारे में। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे उसमें, कार्य की आप योजना कैसे बना रहे हैं, आप कार्य और जो घटना है उसके बारे में छानबीन आपने कितनी की है, क्या आपको उसका नॉलेज है कि किस किस तरह से उसको संपन्न किया जा सकता है। ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट में जो भी वर्णित समस्त जो तथ्य है वो सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। और इसमें आपको ऐसे मुहावरे या कोई भी ऐसी भाषा शैली का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है। और काल्पनिकता से भी बचना है कि अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं लिखना है। आपने स्पष्ट रूप से लिखना है कि इतने लोग होंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी, इस तरह विद्यालय को सजाया जाएगा, इस तरह तरह के प्रोग्राम इसमें होंगे, खाने पीने की व्यवस्था ये होगी, लोगों के जो गेस्ट आएंगे उनको क्या रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा या उनका स्वागत किस तरह से किया जाएगा। ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। और इसका एक उपयुक्त शीर्षक भी होना चाहिए जिस बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया विद्यालय का वार्षिकोत्सव। अगर आपको यहाँ पर पता है कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया जाता है ऑप्शन, तो आप अगर अपनी मर्जी से कहीं पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर एक अच्छे से शीर्षक भी देंगे कि किस बारे में आपने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो देखिए केवल 150 शब्दों में लिखना है। बहुत ही इजी आपको टॉपिक दिया गया है, विद्यालय का वार्षिकोत्सव। तो जैसे कि मैंने कहा कि टॉपिक आपका चेंज हो सकता है हर बार, तो आपको किसी और टॉपिक पर यहाँ पर लिखने को मिल सकता है। इसीलिए आप तैयार रहें कि क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, क्या होती है, और रिपोर्ट राइटिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को आपने समझना चाहिए। तो इस तरह से अब आपने यहाँ पर ये वाला प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ठीक इसके अपोजिट में अथवा में यहाँ पर दिया है, यानी कि दोनों में से एक प्रश्न आपने करना है, 5 नंबर का है। तो अगला प्रश्न आपको इसी में दिया गया है, नैतिक मूल्यों का पतन। इस पर भी आपने 150 शब्दों में आलेख लिखना है। आलेख लिखना यानी कि आलेख को आप एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। नैतिक मूल्यों का पतन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका टॉपिक चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि हर बार का जो सैंपल पेपर होता है वो अलग अलग टाइम का, जैसे ये 2019 का है, 2020 का हमने पढ़ा, और 2021 का भी आपका सैंपल पेपर होगा, और अभी आप 22 में एग्जाम दे रहे हैं। तो आपके टॉपिक हर बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आलेख है या रिपोर्ट है आप किस तरह से आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको बताया गया है कि नैतिक मूल्यों का पतन। तो नैतिक मूल्यों का पतन किस तरह से हो रहा है आज की जनरेशन में, आज के टाइम में नैतिक मूल्यों को लोग किस तरह से भूलते जा रहे हैं, किस तरह से ये नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, ये आपने यहाँ पर लिखना है। तो एक पैराग्राफ के रूप में आप लिख
सकते हैं और सबसे पहले क्या क्या नैतिक मूल्य हैं हमारे वो आप लिख सकते हैं और किस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल की जो जनरेशन है वो नैतिक मूल्यों को भूल रही है, समाप्त हो रहे हैं नैतिक मूल्य। तो आप 5 नंबर के प्रश्न में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा एक आलेख आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि आपके काव्य खंड से लिया गया है। और काव्य खंड से लिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका काव्यांश है तो आपको हमेशा, अभी भी मैं आपको कह रही हूं, अगर आपको किसी भी पाठ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी पाठ को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक आपका काव्यांश दिया गया है और आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न मैं बिल्कुल आपके साथ सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि इसको आप जरूर खोज कर लेकर आएंगे कि इस कविता और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आपको जरूर अपनी बुक को एक बार पलटना है, देखना है कि कौन सा ये जो आपको यहाँ पर छोटा सा काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश के कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आज आपके लिए होमवर्क है। आप लोग जरूर एक बार अपनी पूरी बुक पलटें, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई समस्या किसी चैप्टर में आती है तो आप मुझे जरूर बताएंगे और इसी बहाने आप अपनी बुक को खोलेंगे और कवि और कविता का नाम आप देखेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो ये पंक्तियां यहाँ पर कौन से कवि की है और क्या इसमें कवि कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। कवि के हृदय का उद्गार क्या है और जिससे वह फिर रहा है। कवि के हृदय का उद्गार क्या है जिसके लिए वह फिरता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज, निज यानी कि रोज, उर यानी कि हृदय, उद्गार यानी कि जो मेरे हृदय में बहुत सारी चीजें भरी हुई है, मेरे हृदय में एक कहें तो मेरे हृदय में एक कष्ट भरा हुआ है, एक दुख भरा हुआ है और मैं उस दुख को लेकर निरंतर बढ़ता रहता हूं, निरंतर फिरता रहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। और फिर से कवि कह रहे हैं कि मैं निरंतर अपने मन में लोगों के लिए उपहार लिए फिरता हूं, लोगों के लिए उपहार लिए फिरता हूं, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ पर कवि कह रहे हैं ये जो अपूर्ण संसार है, अपूर्ण संसार क्यों कहा कवि ने कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं है, जो लोग हैं कभी भी संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह का संसार जो है मुझे अपूर्ण लगता है, तो मैं इस तरह के संसार, इस तरह का जो संसार है वो मुझे नहीं भाता, यानी कि लोगों में संतुष्टि नहीं है। लोग अपने आप को पूर्ण नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। तो ये अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूं, जो मेरे सपनों का संसार है। मैं, कवि के सपनों का संसार क्या है? कवि के सपनों का संसार है कि वो
संसार में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, सभी लोग संतुष्ट रहें। तो ये कवि का यहाँ पर मानना है। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, ये संपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि के हृदय का उद्गार है। उद्गार क्या है? कवि के हृदय का उद्गार ये है, कवि के हृदय का दुख ये है कि कवि जो है संसार में जो चीजें हो रही हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, लोगों को परेशान देखते हैं, उनसे उनसे खुश नहीं है, और यही कवि के हृदय का उद्गार है, यही कवि के हृदय का मेन दुख है, जिसको लेकर वो संसार में फिरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है? तो अभी अभी हमने यहाँ पर उत्तर दिया कि कवि संसार को अपूर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि संसार के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है चीजों से। हर चीज के लिए वो आज इतना मिल गया, कल और उन्हें चाहिए, कल उतना मिल गया तो और उन्हें चाहिए, कल उतना मिल गया तो और उन्हें चाहिए। तो इसको लेने के चक्कर में वो सारे जितने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में उन्हें चाहे जो भी काम करने पड़े वो करने के लिए तैयार रहते हैं, और संसार में हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कवि ने संसार को अपूर्ण माना है, क्योंकि संसार में संतुष्टि नहीं है इंसान के अंदर। संसार भटकता रहता है, संसार घूमता रहता है और हमेशा परेशान रहता है। तो इसीलिए कवि ने संसार को अपूर्ण कहा है। अगला प्रश्न है, देखिए आपको केवल एक प्रश्न पर पूछे गए प्रश्नों के, एक काव्यांश पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोनों कविताओं के बीच में। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपको दोनों ही कविताएं नहीं आती, आपको दोनों ही कविताओं का भावार्थ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, और आप प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा जितनी भी आपकी कविताएं हैं सबको एक एक बार कंठस्थ करें, जरूर पढ़ें, और सब कविताओं के कवि और उनकी कविता का नाम जरूर आप याद रखें। तो अब यहाँ पर जो अगला आपका काव्यांश दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी, बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अटखे की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेटा बेटी बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, आग बढ़वागिते बड़ी आगी पेट की। तो अब यहाँ पर जो कविता है, देखिए फिर से ये आपका काम है कि आप इस जो काव्यांश का के कवि हैं और इसका जो नाम है उसको आप देख कर लाएंगे, पढ़ कर लाएंगे अपनी बुक से। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपकी कविता है इसका कुछ काव्यांश दिया गया है। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या निम्न कार्य कर रहे हैं, किस आग से पेट की आग बढ़ी है, पेट की आग को शांत करने में कौन समर्थ है। तो देखिए, किसान किसबी कुल बनिक भिखारी, बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी। आज के टाइम में चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी बनिक हो यानी कि कोई भी व्यवसायी हो, चाहे चाकर हो, चाहे चपल नट हो, सभी क्या करते हैं, पेट की जो पेट के लिए गुन गढ़त सब अपने काम करते हैं, और चढ़त गिरी और पहाड़ चढ़ते हैं यानी कि मेहनत करते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे किसान कुल से जन्मा हुआ हो, चाहे कोई बनिक हो यानी कि कोई भी व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे जो भी चाकर यानी कि जो
काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हो, चाहे चपल नट हो, यानी कि चपल नट यानी कि जो भी कुछ करके चालाकी करके या कुछ लोगों को अटखेलियां कर कर दिखाकर जो भी कुछ करते हैं वो जो भी हो, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो अपने पेट को पढ़त, अपने पेट की खातिर क्या करते हैं, पेट की खातिर क्या करते हैं, पेट की खातिर वो गुण गढ़त यानी कि एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और चढ़त गिरी और मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं, अटत गहन अहन अटके की, और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं और ऊंचे नीच कर्म धर्म अधर्म करी, और सारे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करने को तैयार रहते हैं। पेट ही को पचत, अपने पेट के लिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने पेट के लिए वो अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। कुछ लोग यहाँ तक नीचे गिर जाते हैं, यहाँ तक कि धर्म अधर्म कर देते हैं कि वो अपने पेट के खातिर अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम और घनश्याम ही ऐसे हैं जो पेट की आग को बुझा सकते हैं। कैसे बुझा सकते हैं? अगर हम अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है वो भगवान की भक्ति में लगा दें, अगर हम अपना मन भगवान की भक्ति में लगा दें तो उससे क्या होगा, लगभग थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंसान भूखा रहकर भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन काफी हद तक। देखिए यहाँ पर जो ये पूरा पाठ है इसमें यहाँ पर बताया है कि तुलसीदास जी ने कि एक समय था जब सारे लोग काम कृषि पर आधारित थे और सारे काम कृषि से जुड़े हुए होते थे, तो वो दिन भर लोग कृषि के लिए करते रहते थे। अपने पूरा जो यहाँ पर बात बताई गई है इसमें क्या है कि समाज का जो हर वर्ग है वो क्या कर रहा है, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वो अनेक तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, अनेक तरह के काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर अपने गुण गढ़ रहा है यानी कि किसी की सेवा में लगा हुआ है, कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सारे धर्म अधर्म कर रहे हैं। कोई तो अपने बच्चों को तक बेच देते हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर राम और घनश्याम दोनों ही ऐसे हैं जो संसार में जब भी संकट आया है, जब भी संसार में कोई भी कष्ट आया है, अगर चाहे वो पेट की आग हो या कोई और दूसरा बड़ा संकट हो, तो श्री राम और घनश्याम ही ऐसे हैं जो उस संकट को दूर करते हैं, उस संकट से लोगों को छुड़ाते हैं, उस संकट से लोगों को बचाते हैं। तो तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, तो इस पेट की आग को भी भगवान राम और घनश्याम ही बुझा सकते हैं या भगवान राम और घनश्याम ही कम कर सकते हैं। आगी बढ़वागिते बड़ी है पेट आगी पेट की। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो आग है पेट की, ठीक है, ये पेट की जो आग है वो कैसी है, ये पेट की आग बड़वागी से बड़ी है, किसी वन में लगी हुई आग से भी ज्यादा बड़ी है। यानी कि जिस तरह वन में आग लग जाती है तो उस आग को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन इस पेट की आग को नहीं बुझाया जा सकता। तो देखिए, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या निम्न कार्य कर रहे हैं। तो पेट की आग को शांत करने के लिए लोग सारे ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, सारे धर्म अधर्म कर रहे हैं, और यहाँ तक कि लोग अपने बेटा बेटी तक को भी बेच रहे हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का छोटा सा और सही और सटीक उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस आग से पेट की आग बड़ी है? बढ़वा गति, यानी कि किसी भी
बहुत बड़े वन में लगी हुई अग्नि से, किसी बहुत बड़े जंगल में जो जंगल पूरा दहक रहा हो अग्नि से, उस अग्नि से भी बड़ी आग है पेट की, यानी कि पेट की जो भूख है वो उस पेट की भूख की जो आग है वो उस वन में लगी हुई अग्नि से भी बहुत बड़ी है। और अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न है कि पेट की आग को शांत करने में कौन समर्थ है? पेट की आग को शांत करने में वही व्यक्ति समर्थ है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जिसने अपने आप को एकाग्र कर लिया है, जिसने संसार की समस्त सांसारिक चीजों से, सांसारिक जो साधन है उनसे अपने आप को मुक्त कर लिया है, जिसके अंदर लोभ मोह काम क्रोध समाप्त हो गया है, जो केवल ईश्वर भक्ति में लीन है, भगवान को के भजन जो हर समय करता है, उसके पेट की आग जो है वो थोड़ा सा अपने पेट की आग को शांत करने में समर्थ है। देखिए, भूखे पेट तो कोई भी भजन नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर 3 टाइम भोजन कर रहा है कोई, तो वो केवल एक बार आहार करके पूरे दिन में अगर वो एकाग्र है, अपने मन को उसने एकाग्र कर रखा है, तो वो शायद इस पेट की आग को कम कर सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों, हमने जो काव्यांश दिए गए थे दोनों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। और ये जरूर आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे दोनों काव्यांशों के कवि का नाम और कविता का नाम, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप जरूर एक बार अपने आप आरोह पाठ्य पुस्तिका जो आपकी हिंदी की है उसको खोलेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कविताएं कौन से पाठ से ली गई है और इनके कवि कौन है। इसी तरह जो हमारा अगला प्रश्न है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ये है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, फिर से आपका एक काव्यांश यहाँ पर आया है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो आप इस वाली कविता को भी देखेंगे और इसके भी कवि और कविता का नाम लिखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। केवल 2 प्रश्न आपको इस काव्यांश से दिए गए हैं और आपके प्रश्न आप देख सकते हैं कि उक्त काव्यांश में भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर भाव सौंदर्य बताना है। दूसरा, भाषा की दृष्टि से उक्त पंक्तियों के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो जरूर आप इसको एक बार पढ़ें घर में। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी इन्हीं तीनों कविताएं जो अभी तक यहाँ पर दी गई हैं इनमें है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बच्चे, आज हमने आपके हिंदी का जो सैंपल पेपर था इसमें आपका काव्य खंड स्टार्ट किया, काव्य खंड में पढ़ा। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 3 आपके काव्यांश दिए गए हैं अभी तक के। तो तीनों काव्यांश में आप क्या देखते हैं कि आपको बीच में से कहीं से भी आपको कोई सा भी टॉपिक दे दिया गया है और आप को उनके कवि और कविता का नाम बताना है और साथ ही आपको भाव सौंदर्य यहाँ पर बताना है और आपको शाब्दिक सौंदर्य भी बताना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ये काव्यांश या आपकी कविताएं जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। अभी तक 10 से 15 नंबर के टोटल आपके ये काव्यांश हो गए हैं। तो आप जरूर इसको एक बार घर पर देखें कि आपका जो कौन सा पाठ है वो ज्यादा आपको कठिन लग रहा है, जिसका आपको भावार्थ समझना है या जानना है, या फिर आपको उस पाठ से कुछ भी प्रश्न उत्तर जानने हैं या और कोई चीज। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।